बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, नवंबर 2022 एक अहम तैनाती जिसको लेकर पूरे मुल्क के अंदर क्यास राइयाँ थी, लेकिन कल ISPR की तरफ से बताया गया कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और जो फील्ड के अफसरान हैं उनके साथ और कोर्स में जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च का नतीजा जो भी होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन हुकूमत का ये कहना है और बड़ी स्ट्रांगली वो इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं कि इमरान खान साहब ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगे और जल्दी इलेक्शंस कराए जाएं। आज अभी थोड़ी ही देर कबल इमरान खान साहब ख़िताब कर रहे थे अपनी जो हकीकी आज़ादी मार्च है जो इस वक्त गुजरात में है, और वहाँ पर उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ जिस तरह अपॉइंट करेंगे अगले आर्मी चीफ को, वो उसको अपॉइंट करेंगे जो उनकी मदद करेगा। एक दफ़ा दोबारा एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को फिर शायद डिबेटेबल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने एक GIT बनाई है और उस GIT के अंदर उन्होंने इस वक्त RPO DG खान है खुर्रम शाह, उनको कहा है कि जी आप इस GIT को हेड करें और ये GIT उस कातलाना हमले के ऊपर पूरी तफ्तीश करेगी जो इमरान खान साहब के ऊपर हुआ। लंदन में शहबाज शरीफ साहब की आज चौथी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, और बताया ये जा रहा है कि जी इन मुलाकातों के दो मकासद हैं, एक नया आर्मी चीफ कौन होगा और दूसरा दिसंबर की कोई डेट फाइनल होने जा रही है जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। खान साहब जो आज बात की उसके अंदर उन्होंने कहा जी रसीदें अभी तक नहीं दी हैं और लंदन बैठकर पाकिस्तान का फैसला, मुल्क का फैसला हो रहा है। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनके एतराज़ात थे। उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का पहले मैंने आपको बता दिया है। चेयरमैन नैब उन्होंने कहा इन्होंने अपनी मर्जी का लगा दिया है और नायब के अंदर इन्होंने तरामीम की हैं, जिसके बाद ये लोग बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन इस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। FIA के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इन्होंने मैसेज दिया है जो कुछ शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ है। इमरान खान साहब का कहना है कि ये हुकूमत वक्त का मैसेज है तमाम मीडिया के लोगों को कि अगर कोई उनके खिलाफ जाएगा या कुछ करेगा तो उसका ऐसा अंजाम होगा। अपने आज के प्रोग्राम पे इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं आलमगीर खान, वन ऑफ द वेरी वाइब्रेंट PTI लीडर्स, रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। आलमगीर खान साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, आप लोग एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर जिसका बरमला हर स्पीच के अंदर खान साहब बता भी रहे हैं कि जी हमें अर्ली इलेक्शंस चाहिए, और खान साहब का ये व्यू पॉइंट है कि जो भी आर्मी चीफ शहबाज शरीफ अपॉइंट करेंगे वो होगा जो इनको मैनेज करेगा या इनके लिए इनकी मदद करेगा, टू बी वेरी एग्जैक्ट। सर, इसको कौन डिफाइन करेगा या इसको लेकर कौन से ऐसे सबूत या एविडेंसेस हैं आपके पास कि जो भी चीफ शहबाज शरीफ बिंग द प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे वो इनकी मदद करेगा और वो आप लोगों के अगेंस्ट होगा? जी देखिए, जब से ये रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद हम एक एहतजाजी तहरीक में जो है वो गामजन हुए, तो तब से अब तक एक ही मुतालबा है कि फिल फॉर इलेक्शंस कराए जाए और इलेक्शंस की सूरत में अवाम फैसला करे, अवाम लेकर आए, जिसको भी लाती है, हमें लाती है, इनको लाती है, किसी को भी लाती है, वो मनसब पे लाए और वो फैसले करें। और इस किस्म के अहम फैसले के इलेक्शन कमिश्नर कौन होना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यही वो रीजन थी कि आज चूंकि ये लोग मनसब पर हैं और आप देख रहे हैं कि जो इनकी काबीना है जिसमें आधे से ज्यादा लोग जो है वो प्ली बार्गेन और नैब ज़दा लोग हैं, 150 से ज्यादा नैब रेफरेंसेस इन्होंने खत्म किए, अपने नैब कानून में तरामीम कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इनके फैसले की क्या रिफ्लेक्शन होगी? तो
तो इसी सारे पहलू में खान साहब का जो हमारे चेयरमैन है, उनके जो बयान था कि ये जो तकर्री करेंगे वो एक सवालिया निशान जरूर होगा। और दूसरी तरफ फिल फॉर इलेक्शंस का मकसद ही ये था कि ये लोग इदारों को कमजोर करेंगे, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो चाहे नैब हो, वो चाहे दूसरे इनके जेर असर जो इदारे हैं, ये सबको कमजोर करेंगे अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने खानदान की नस्ल दर नस्ल को सिक्योर करेंगे। और वो आपके सामने इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो ईवीएम मशीन्स थी वो खत्म की, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म किया। ये तो वो मोटी मोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए जरूरी था कि फिल फॉर इलेक्शंस कराए जाते। लेकिन खान साहब ठीक है, आपका ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है, और मैं तो हमेशा कहता हूं अगर अली इलेक्शंस की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है तो अली इलेक्शंस हो भी जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं। लेकिन सर सवाल जो है ना, जो मेरे ख्याल में हम सारों की हमें समझने की बड़ी जरूरत है इस चीज को, कि जितने भी इस वक्त 3 स्टार जर्नल्स हैं उनमें से एक टॉप 5, 6, 7 में से जो भी होगा उनमें से किसी एक ने चीफ बनना है और एक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनना है। सर इसको कैसे आप लोग डिफाइन कर लेंगे कि जो खान साहब जिसको बनाएंगे वो ठीक होगा और या जिसको शहबाज शरीफ बनाएंगे वो गलत होगा? इसको किस तरह आप डिफाइन कर रहे हैं? देखिए, एक तो चीज ये कि खान साहब खुद ये कह चुके कि उनकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो इस जो आर्मी चीफ के मनसब पे, और वो सिर्फ ये मेक श्योर करे कि मेरिट कायम हो। मेरिट के बलबूते पे कोई भी शख्स आए जो डिजर्व करता है वो आए ऊपर। उनका कोई फेवरेट्स नहीं है इसमें। वो ये बार हाँ कह चुके हैं, और वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये बात कह चुके हैं। तो रही बात कि जहां नवाज शरीफ या जरदारी की बात आती तो इनकी एक तारीख है, IJI की एक तारीख थी। नवाज शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर बना, कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बना 80s में 90s में, तो उनकी ये तारीख रही है। और उस बुनियाद पे आज हम ये कह रहे हैं कि ये लोग शायद मेरिट कायम ना कर सके। जहां इन्होंने दीगर इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश की, वो चाहे नैब थी, वो चाहे इलेक्शन कमीशन था, और आप आज देख रहे हैं कि हर इदारा उठा ले, पुलिस है वगैरह, इन्होंने हर चीज पर असरअंदाज होने की कोशिश की। तो इस फैसले में भी इनका कोई सियासी असर वसूख इस्तेमाल ना हो, और जिससे इदारे को पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर रसद साहब, आप लोगों पर इदारों को सियासी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इल्ज़ाम है, और एक हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है कि जी जितने आर्मी चीफ आए उन लोगों से आपकी नहीं बनी, आपने हटाया, मार्शल जनरल मुशर्रफ का दौर बताया जाता है एंड ऑल दैट। सर क्यों ऐसी रेपुटेशन है आप लोगों की? और आज भी खान साहब जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि लंदन में बैठ के आप लोगों की रसीदें आप लोगों ने आज की तारीख तक नहीं दी, लेकिन वहां पर बैठ के मुल्क का आप लोग फैसला कर रहे हैं। क्यों सर, क्यों आप लोगों पे इतना स्ट्रॉन्ग इल्जाम है और कोई उसको प्रूव नहीं करता, और उसके बाद आप लोग उसको जवाब भी नहीं ठीक दे रहे उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि क्या वजह है कि आप लोग ये कहते हैं कि नया चीफ जो आएगा ये अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई एक बात बताइए आपको मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने, ये वैसे है जैसे CNN में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये 3 हुकूमती अशखास जो हैं, ये रियासत के जो हैं, ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी 26 साल की दास्तान सुने, तब आपको समझ आएगी कि ये इसका क्या साजिश है। तो ये इसी तरह के मन घड़त बातें हैं। और जहां तक रसीदों का ताल्लुक है, तो इंग्लैंड में अगर मियां नवाज शरीफ बैठे हुए हैं तो वो वहां पर 1 पाउंड भी जो है गैर कानूनी किसी का नहीं हो सकता। आपने देखा मलिक रियाज के साथ क्या हुआ, 190 मिलियन दिए वापस, गैर कानूनी थे तो उन्होंने दिए लंदन उसने हाई कोर्ट ने। और फिर इन्होंने क्या किया, उसको अपने पैसे लेके, जमीनें लेके, और उसको एक क्या कहते हैं कैबिनेट से बगैर दिखाए हुए अप्रूव करवा के वापस उसको उसके अकाउंट में डाल दिए। तो हमने तो हर जगह रसीदें दिखाई हैं बाबा। हमने तो मुशर्रफ जैसे बदतरीन मुखालिफ को, जो त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ को सजाए मौत दे चुके हुए थे, अटक किले में रखे हुए थे, सारे खानदान को रखे हुए थे, उससे ज्यादा किसी ने हमारा एहतसाब क्या करना था? अगर वो जो आपको
कानों में बताते थे कि नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली करप्ट है, अगर वो उन एजेंसियों का हेड जो ऑल इन ऑल था, जिसको इरशाद हसन खान ने पूरा आइन उसकी गोद में दे दिया था कि जिस तरह मर्जी अमेंड करवाना, कि उसने मांगा भी नहीं था, ठीक है, वो नहीं कुछ कर सका, वो ढूंढ नहीं सका एक पैसे की करप्शन। आप 4.5 सालों में कोई नहीं कर सके। और जब 10 अप्रैल को हमने हल्फ उठाया था हमारी कैबिनेट ने, तो उस वक्त सारे बड़ी आपकी हायर अदालत से क्लीन चिट लेके आए हुए थे, और जो जो रिमार्क्स नैब न्याजी गठजोड़ के बारे में कोर्ट में दिए गए थे वो तारीख का हिस्सा है। उसके बावजूद इन लोगों को, मेरा मतलब, इतनी ढिठाई से ऐसी बातें करते हैं कि शर्म आती है इन लोगों को। और जहां तक है अपॉइंट करने का, तो देखिए कोई सीनियरिटी, जो 5 नाम या 6 नाम या 7 नाम जैसे आप कह रहे हैं, वो सारे सीनियर लोग हैं, और ये प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये आईनी तौर पर वजीर आजम का इख्तियार है। और यही वजह है, देखें आप ये मिलाइन कर रहे हैं इस चीज की अपॉइंटमेंट को, और कोशिश कर रहे हो, कहते यही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाबा आपको ही तो फर्क पड़ता है, आप ही तो वो हैं जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो नेपियां चेंज कराते थे, जो वो हैंडलर्स किसे कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, अभी आपने ये जो बात की, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त वजीर आजम हैं, लंदन बैठे हुए हैं, और वो नवाज शरीफ साहब से कोई चौथी मुलाकात आज हुई है उनकी। कौन सी ऐसी बातें अहम हैं नवाज शरीफ की? एक तो हमने कब बताया, जो जराए बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी का, इसकी भी मुझे आप या तायीद कर दें या तरदीद कर दें, एक। और दूसरा, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, चलना पाकिस्तान है, नवाज शरीफ साहब वहां पर हैं, वापस उनका पता नहीं कब आना है, उन्होंने उनकी डेट तक का तो अभी तक हमें पता नहीं है, वो आके वहां पर बैठ के फैसले कर रहे हैं, ये कहां तक बात दुरुस्त है? देखिए, नवाज शरीफ जो है वो कायद है हमारी पार्टी के, वो मेरे भी कायद है और मियां शहबाज शरीफ के भी कायद है। तो हमारी पार्टी के हेड वो ही हैं, और उनसे मशावरत जरूरी है। उनका तजर्बा जो है, उनका 4-5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने लगाए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, जिनको ये लोग मुख्तलिफ एक कैसेट जो है इनकी भरी हुई है। आप कोई तकरीर सुन लें, उनमें बस एक ही मवाद होगा। कभी इन्होंने कोई किसी विजन की बात नहीं की होगी, कभी अपने प्रोजेक्ट्स की बात नहीं की होगी, कभी अमेंडमेंट्स की बात नहीं की होगी, कभी लोगों की भलाई के लिए किसी कानून साजी की बात नहीं करेंगे। बस ये एक ही चीज कहेंगे, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू। इनके अलावा इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब, डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, मतलब आप इसको कंफर्म कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, ये डिस्कशन हो रही है? देखिए मैं ये जरूर बात आपको कंफर्म कर सकता हूं कि नवाज शरीफ से मशावरत वो जरूर हर मामले में कर, तो एक एमपीए की टिकट देने सर, में भी दूसरा मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस कब? पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वाली अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो उसमें कैसे मियां नवाज शरीफ से वो नहीं करेंगे? चले, इसकी आपने तायीद कर दी। दूसरा से बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? आज बता ही दें हमारे प्रोग्राम में, आ कब रहे हैं वो? देखिए, आपको पता है उनको पहले ग्रीन पासपोर्ट नहीं इशू कर रहे थे, फिर इनको किया गया, और उसके बाद उनका जो असल था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो उनको पहुंचाया गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये दिसंबर के लास्ट वीक में 22-23 में टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्ट वो यहाँ पर पाकिस्तान। बड़ी आपने खबर दी है हमें जी डॉक्टर असद अशरफ साहब ने कि नवाज शरीफ साहब 22-23 दिसंबर को आ रहे हैं। आलमगीर साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये जो आर्मी ऑफिशियल से कहा जा रहा है, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, पैगाम रसाई हो रही है, ये आप ही के वो जो मेजर रिटायर्ड मेरे ख्याल में खुर्रम रोखड़ी, जो उनका कल हमने एक निजी चैनल पे देखा, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हीं ऑफिशियल्स के ऊपर इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर ये क्या है, मतलब ये क्या सिचुएशन है पूरी? क्योंकि लोग इसको समझने से कासिर हैं। आपका शख्स, आपके वजीर आजम, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उनके साथ उनका वहां पर मिलना जुलना, जो एजेके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ वो रिसीव कर रहा है सब कुछ, और जब वो कहते हैं तो फिर कहा जाता है जी अब इसको हमने निकाल दिया पार्टी से। ये पूरी क्या है कहानी, ये भी जरा हमें बताएं प्लीज। देखिए, एक तो मैं तहरीक इंसाफ में 2009 से हूँ जी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ। मैं इस शख्स को नहीं जानता। ओके, इस शख्स का कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है तहरीक इंसाफ में।
ये पता नहीं कौन सा रहनुमा है, कहां से उभर के आ गया, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी है पार्टी का, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि हम इसको नहीं जानते। तो ये कौन होता है तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे किसी से कोई बातचीत करने वाला? और जियो का आपको पता है कि हमारा पार्टी का कुछ निजी चैनल्स का बाइकॉट है, तो हमारे रहनुमा कैसे उन चैनल्स पे जा रहे हैं? तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा वो एक प्लांटेड स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था, इंटरव्यू था, एक मकसद के तहत किया गया। लेकिन ये जरूर है कि हर दौर में बातचीत या बैकडोर चैनल्स में हमारी बातचीत चलती रही है और उसमें कोई कबाहत नहीं। खान साहब ओपनली कह चुके हैं, खान साहब बता चुके हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में, और खान साहब ये कह चुके हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ही हम सिर्फ इख्तियार दिया हुआ है बातचीत करने का। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे वो ही बात करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं है। और हर दौर में बातचीत चलती रही है, वो चाहे पहले वाला लॉन्ग मार्च था, वो चाहे रिजीम चेंज जब हो रहा था उस वक्त भी बातचीत चल रही थी, तो इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई डील होना, डील कोई नहीं हुई, किसी बातचीत के नतीजे में कोई डील नहीं हुई। रही बात जो रसीदों की बात की गई, देखें कन्विक्टेड मुजरिम है, मुलजिम नहीं है नवाज शरीफ, कन्विक्टेड है, रसीदें नहीं दिखा सके इसलिए कन्विक्ट किया गया उस केस में इनको, और यहां से वो आप मफरूर है इस वक्त, मौजूदा स्टेटस उनका मफरूरी का है। तो ये चीज वाजे करना जरूरी है। और फिर ऐसे मफरूर शख्स के साथ आप मुल्क के फैसले करें, एक कन्विक्टेड शख्स के साथ आप मुल्क के अहम ओहदों के फैसले करें, तो कहीं ना कहीं वो फैसले मुतनाज़े हो जाते हैं। ओके, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीजें सर। एक तो क्या वजह है कि आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि मेरे ख्याल में कभी भी इतनी पॉलिटिसाइज नहीं हुई, कभी भी उस पर इतना वावेला नहीं डाला गया, लेकिन अब हमने देखा है कि पूरे मुल्क में एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। सर अनाउंस कर दें पहले, टॉप 5-6 में से जिनको पसंद है प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस कर दें, एटलीस्ट एक सिचुएशन तो खत्म होना। क्योंकि मैं देख रहा था परवेज खटक साहब कह रहे हैं आप इसी मुलाकात पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की कि एक अहम तैनाती पर अच्छा फैसला होगा, ये परवेज खटक साहब कह रहे हैं। लेकिन आज दोबारा जो खान साहब का व्यू पॉइंट है वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी इससे दोबारा अपॉइंटमेंट। तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक कंट्रोवर्शियल शख्स हो या किसी का नाम ऐसे लिया जाए, आप लोग अपॉइंट कर दें, खत्म हो जाए बात? सर सारी अनाउंस ही करना है ना जी। देखिए कौन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है? दरिया आएगा तो ब्रिज क्रॉस होगा कि पहले ब्रिज क्रॉस करने बाद में दरिया हो? सर अनाउंस करते हैं चार। ये कोई मसले, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जिस दिन पोस्ट वैकेंट होगी उसी दिन अनाउंसमेंट होएगा, और रूटीन है, ये हमेशा से होता है। ये कभी नहीं होता कि एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले कर दे। आप देखें ना, DGISPR ने आज से चंद माह पहले कहा था कि वो अपने एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन जान के उनकी बात नहीं सुनी गई, और बार बार ये जानते हुए कि वो ठीक कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, कंट्रोवर्सी करते गए। अभी पिछले हफ्ते तक ये कंट्रोवर्सी इन्होंने रखी हुई थी और अपने यूट्यूबर्स के तहत फैला रहे थे कि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं और जो बाकी सीनियर मोस्ट है वो ज्वाइंट चीफ पे चले जाएंगे। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा। तो ये जब दरिया आएगा तो ब्रिज क्रॉस होगा, उससे पहले नहीं होगा, और एग्जैक्ट टाइम पे होगा, और वही करेगा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपॉइंटमेंट का इख्तियार दिया है, और वो है प्राइम मिनिस्टर आईनी तौर पर। ये किसी चीज में भी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए जो है इस किस्म के शोर मचाते हैं। और देखे ना, ये क्यों न्यूट्रल होने पे, अगर वो अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट, तो ये क्यों उनको ये मजबूर कर रहे हैं कि वो हमें गोद में उठाओ, राब्ते कर रहे हैं? भाई मेरा कह रहा है सिर्फ सदर अलवी को है, और मेरे भाई 14 अगस्त 2018 को जाके देख लें, प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आपके हर आदमी जो है वो उस वक्त मफरूर था। मैं खुद वहां इलेक्शन कमीशन में था जब वहां पे इनकी ये चीजें डिस्कस की गई थी। तो कहने का मकसद ये है, मफरूर आप भी थे। ये जो हुआ है वो सारा कौम जानती है, किस तरह पनामा, कामा और फिर बेटे से तनहा, ये वो सारी कन्विक्शन थी। तो फिर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते हुए क्यों फैसल
सुल्तान को भेजा था सर्विस हॉस्पिटल, जिसने एमएस के दफ्तर में मेरे सामने बैठ के सारी फाइलें अपने कंसल्टेंट के साथ देखी थी, और फिर मियां नवाज शरीफ के पास गए थे कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे भेजा, मैं आपसे सेहत तंदुरुस्ती और दुआ करने आया हूँ सेहतियाबी की। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा अगर वो ना डॉक्टर साहब आपको भेजते तो आप ना मुझे देखने आते, और फिर कहके लगे। तो यहां तक तो इन्होंने किया था, सारी कैबिनेट इनकी कहती थी कैबिनेट मीटिंग में कि उनको बाहर भेज दो, सुकून हो जाएगा, आप सुकून से कर सको। ये इतने निकम्मे थे कि उनके जाने के बावजूद भी ना ये गवर्नर सही दे सके, ना ये इकोनॉमी की तरफ दे सके, ना ये लोगों को रिलीफ। पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। एक ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है, एक जब ब्रेक से वापस आते हैं लॉन्ग मार्च दोबारा चलने लग गया, और आज खान साहब ने कहा अब पिंडी में मुलाकात होगी। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और कहा यह जा रहा है कि जी अब एजेके से और केपी से, ये हुकूमत ही कह रही है वफाकी हुकूमत, वहाँ से भी जो फोर्स के जवान हैं वो बुलवाए गए हैं स्पेशली, और बड़ी सख्त सिक्योरिटी इमरान खान साहब को की जा रही है। एक साने से खान साहब बच गए हैं, और अब दोबारा इस सिचुएशन में जाना ये किस हद तक एक अच्छा फैसला होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने एक GIT बनाई है जिसको DIG खुर्रम शाह, जो इस वक्त RPO DG खान है, पहले अर्लियर ही इन लाहौर DIG हेडकोार्टर्स भी रहे हैं, इनको बनाया गया है। आलमगीर खान साहब, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, कातलाना हमला, जिसमें अल्लाह का शुक्र है खान साहब बच गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये GIT बनाई गई है जिसका सरबरा एक DIG को बनाया गया है। पहले तो सर सबसे बड़ा सवालिया निशान फिर वही है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है स्पेशली फोर्स के अंदर कि जी क्या जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट खुर्रम शाह की अंडर गाइडेंस या अंडर सुपरविजन आएगा, क्या वो हुकूमत को और PTI को मंजूर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कहा जा रहा है कि जी खान साहब के ऊपर ये जो हमला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे सियासी फ़ायदा हासिल करना चाह रही है इन टर्म ऑफ प्रेशराइजिंग फॉर द आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एक चीज तो ये है कि जहां तक चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारी पंजाब हुकूमत हो, वहाँ परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, एक चीज तो तय हो गई ना कि ये सब होते हुए एक मुद्दई अपनी FIR में नॉमिनेट नहीं कर सकता चंद अशखास को, चंद ओहदेदारों को। FIR आपके इल्म में है कि FIR नहीं काटी जाती, और फिर कोर्ट के हुक्म पर काटी जाती जिसमें उन ओहदेदारों के नाम नहीं शामिल होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक मुद्दई के पास इस तमाम निजाम में अगर यही राइट नहीं है जो कि आइन उसको देता है, तो क्या GIT, क्या इन्वेस्टिगेशन। और FIR में जितना वक्त निकलता जाता इतना केस कमजोर होता जाता। बिल्कुल ऐसे। इतना जो क्राइम सीन है उसके हालात चेंज होते, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स आती। तो एक चीज, और फिर देखें ये बात सिर्फ इल्जामात की हद तक नहीं, अगर आप क्लीन है तो फिर ट्रायल से क्या घबराना। तो ये तो कोर्ट तय करेगा। मुद्दई का तो ये राइट है वो किसी भी बुनियाद पे किसी शख्स को नॉमिनेट करे, उसको माजी में कोई थ्रेट हो, वो कोई भी बुनियाद हो सकती। ये तो कोर्ट ने फैसला करना ना कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो कोर्ट से क्यों खौफ होता लोगों को, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस इवेंट, ये जो होता कातिलाना हमला, उसके बाद जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं कि सेंसरशिप की जाती, मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता, फिर वहां से वो जो शूटर है उसकी वीडियोस मंजर आम पर आ जाती जिसमें वो कहता है कि ये मैंने वो वीडियोस कैसे बाहर आ गई, किसने बाहर निकाली। पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी थी, लेकिन वो लोग वहां इदारों पर असरअंदाज हैं, वो लोग पंजाब हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हैं। मकसद सिर्फ ये है। और फिर आप इससे देखें कि एक साबिक वजीर आजम अपनी FIR नहीं कटवा सकता इस मुल्क में। और तो ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये लोग कानून से बालातर हो गए। और ये पूरी कौम ने देखा, ये मजाक, कानून का मजाक पूरी दुनिया ने देखा जो ये गुजरात या वजीराबाद वाले वाकये में हुआ। अच्छा, तो इससे बदनामी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आलमगीर खान साहब, मैं आपको एक छोटी सी इसमें बताऊं, मैंने इसके ऊपर ना पूरा एक सेगमेंट किया एक फॉर्मर IG पंजाब पुलिस के साथ, और मैंने उनसे यही, जब ये सानिया हुआ उसके अगले ही रोज हमने इस पे बात की।
उसके बाद हमने ये भी सुना कि परवेज इलाही साहब जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी अफसर कहेंगे हम उसको लगा देंगे, वो FIR कर ले। सर मेरा सवाल ये है, SHO आपका नहीं लगा हुआ, SP आपकी बात नहीं मान रहा, IG पंजाब आपकी बात नहीं मान रहा, वजीर आला कह नहीं पा रहा, तो सर फिर किस चीज की हुकूमत है पंजाब के अंदर? अगर जो आपका व्यू पॉइंट है, अगर इतना ही सिचुएशन ऑकवर्ड है, तो फिर क्यों आपने इनको वजीर आला बनाया? 10 सीटों के की वजह से आपने परवेज इलाही को वजीर आला बनाया। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आला होता तो शायद ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़ रही होती आप लोगों को। देखें, एक चीज बड़ी अहम है समझना, मैं बात कर रहा हूं निजाम की। छोड़ दे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है नहीं है, किसी और की है, फला की है, ये 3 लोग निजाम से ज्यादा ताकतवर हैं, निजाम पर असरअंदाज होते हैं, वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो। ये चीज तय करनी होगी। मुझे बताए ना कि हम डिमांड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसमें इंटरवीन करें, आप इस केस में FIR कटवाएं, आप सुमोटो लें, आप एक्शन लें। मुझे जरा ये वहां से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर असद अशरफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा जी मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। IG पंजाब ने माजरत कर ली, उनकी जगह कवर शाहरुख साहब को उन्होंने अब एडिशनल चार्ज दिया है। सर पंजाब कौन चला रहा है? परवेज इलाही साहब नहीं चला रहे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब नहीं है, IG पंजाब नहीं है, CCPO लाहौर को मुअत्तल कर दिया है, वो चार्ज नहीं छोड़ा। सर हो क्या रहा है पंजाब के अंदर? जरा हमें ये तो समझा दें। और इल्जाम आपके ऊपर है कि आप लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं, वाया कोई रूट एक पकड़ा हुआ है आप लोगों ने। देखें, 18वीं तरमीम के बाद तो मेरा ख्याल है सूबे खुद मुख्तार है हर मामले में। जहां तक बात है FIR की, तो ये पूछे उमर चीमा से, सरफराज चीमा से, जो होम मिनिस्टर के पोर्टफोलियो के साथ है। सारी पुलिस इंतजामिया उनके अंडर है, और अगर नहीं अंडर है तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो फिर ये किस लिए ये जो है नैपियां चेंज अभी भी करवा रहे हैं? ये क्यों नहीं अलग हो जाते हैं? पूछे उनसे बुला के अपने वजीर आला को, जो वो हैं पंजाब के जो सबसे बड़े डाकू कहते थे, जो आज गुजरात में इनके साथ भी नहीं है, वो उसमें भी नहीं आए। कहने का मकसद ये तो फिर रूटीन हो जाएगी। देखिए ना, ये कह रहे हैं कि हम FIR नहीं लिखा सकते, ये उस माइंड फ्रेम से निकल ही नहीं रहे। आज भी जब वो तकरीर कर रहे थे तो लोगों को ये नहीं बताते कि मैं साहबका प्राइम मिनिस्टर हूं या मैं अब कुछ नहीं हूं, मैं एक आपकी तरह शहरी हूं, मैं एक पार्टी का सदर हूं। वो आज भी कह रहे हैं मैं एक प्राइम मिनिस्टर होकर FIR नहीं कटवा सकता। भाई FIR कटवाने की जरूरत क्या है? करोड़ों नहीं अरबों लोगों ने टीवी पे वो सीन देखा है, FIR सबकी नजरों में है। फिर आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं? तफ्तीश होने दें और फिर देख लें कि वो जो आते हैं तो फिर वो तो तैयार है। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर भी ने कहा कि हमें बुलाएंगे JIT हम आएंगे। इनमें JIT बनाने पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, बार बार तोड़ रहे और एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। और एक और बात मैं बताऊं, ये अभी कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आर्मी चीफ हो, और प्रेसिडेंट अलवी को इख्तियार दिया हुआ है। मेरा भाई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, PTI का MNA रहा हुआ है, असेंबली में रहा हुआ है, समझदार है। इनसे पूछें क्या इन्होंने वो सलमान अहमद की वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे आपने 2 घंटे टाइम दिया और मैं उठाऊं जब आपने हाथ मिलाया, और आखिर में आपने कहा कि रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस जो है वो हम करेंगे हैंडशेक करते हुए, तो अपना वादा पूरा करें। अगर बात सलमान अहमद भी आ गई है प्रेसिडेंट अलवी से, खटक से और शाह महमूद से होते हुए और असद उमर से होते हुए, तो मेरा ख्याल है इनको जो है ना उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर असद अशरफ साहब थैंक यू वेरी मच। आलमगीर खान साहब थैंक यू वेरी मच जी। हमारे पास इस सेगमेंट के लिए इतना ही टाइम था ना, इसी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो मेरे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। नई अपॉइंटमेंट और अब इसमें क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने, पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर 3 हफ्ते पहले अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं, जितना वावेला मेरे ख्याल में इस पूरी सूरत हाल में और नए आर्मी चीफ की तैनाती पे डाला गया, वो हमने तारीख में पहले नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। सर क्या तज्जिया इसके ऊपर आपका? जी मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि बड़ा अच्छा किया जनरल बाजवा ने कि वक्त से ज़रा पहले ही फेयरवेल विजिट शुरू कर दिए। नॉर्मली ये 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले होता है,
तो उससे ये हुआ कि कम से कम तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई। और आपने सही कहा कि इतनी कंट्रोवर्सी हमने पहले कभी नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि कोई हालात ही मुल्क के ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा चूंकि टेंशन थी, पॉलिटिकल टेंशन थी, फिर इतने और हमारे ऊपर मुसीबतें आई तो थोड़े लोग सेंसिटिव हुए हुए थे, थोड़े से वर्कड अप थे, जिसकी वजह से इतना हुआ। और लेकिन ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो टॉप के सर्विंग क्वालिफाइड लोग हैं उनमें से किसी को भी आप चीफ बना दें, वो मुल्क का इंटरेस्ट देखेगा, वो अपने इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट देखेगा। और आर्मी चीफ किसी का चीफ नहीं होता, पाकिस्तान का चीफ होता है और फौज का चीफ होता है। सर, आज खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ जो जिसे समझेगा कि उसकी मदद करेंगे उनको आर्मी चीफ लगाएंगे। सर, मैं अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से पे भी इस पे बात कर रहा था। सर, ये कैसे डिफाइन हो सकता है कि फलाना अगर मैं जनरल लगाऊंगा चीफ तो वो मेरा ख्याल करेगा और फलाने को लगाऊंगा तो मैं ख्याल नहीं करेगा? सर, इसकी क्या डेफिनेशन है, जरा वो भी थोड़ा हमें बताएं। बस ये आप समझें कि एक जोम है, एक ख्वाब है, एक ख्याल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लगाया था, आपको पता है, और फिर क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, फिर आपको पता है कि क्या हुआ, बल्कि लगाए थे। और इसलिए अब भी अगर किसी ने सबक नहीं सीखा तो अलग बात है। जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म का हक है कि वो जिसको चाहें सिलेक्ट करें, लेकिन वज़ीर आज़म का ये तो ठीक है, हक है कि वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करें, वो जो भी लोग पार्लियामेंट में हैं उनसे मशवरा करें, आर्मी चीफ से मशवरा कर लें। लेकिन ऐसे शख्स से मशवरा करना जो ना पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना वो मतलब ये है कि और अगर मैं बातें कहना नहीं चाहता कि और उन पर क्या इल्जामात हैं, उनसे जाके मशवरा करना, इस पे ज्यादा मेरे ख्याल उनको इतराज है। बिल्कुल ठीक है सर। इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, तारीख रही है, और इस दफा अपेरेंटली ऐसे लगता है कि वो जो रोल है वो पब्लिक हो गया है, वो सरफेस पे आ गया है, और वो पता ये चलता है कि पूरी चीजों को मैनेज किया जाता है। सर, ये रोल कब खत्म होना है? अब कहा गया कि जी जो आईनी अदारा वो अपने आइन के मुताबिक अपना रोल अदा करेगा, लेकिन अपेरेंटली हमेशा से एक तारीख रही है कि फौज को घसीटा जाता है सियासत के अंदर, और उसके बाद फिर आप गिला शिकवा और शिकवे शिकायत और इल्जामात भी उन पे लगाते हैं। ये कौन अब लाइन डिफाइन करेगा? देखिए जी, बात यह है कि जब किसी को घसीटा जाए और वो घिसट जाए तो कसूर उसका भी है कि जिसको घसीटा जाता है। इसमें कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं कि फौज का एक रोल रहा है और उन्होंने मान भी ली है, अपनी गलती मान भी ली है। और फिर पिछले कुछ माह से वो टेपर डाउन हो रहा है। ये तो नहीं मैं कहता कि एकदम तो जीरो हो नहीं सकता, तो वो आप यूं समझें कि 100 से बहुत नीचे आ चुका है और आ रहा है लगातार। लेकिन जिनको आदत है कि उनके सर पे शीर बाद रहे, जिनको एतबार नहीं है कि उनके बगैर भी काम हो सकता है, जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, वो अब भी ये समझते हैं कि जी फौज हमारे साथ खड़ी हो या फौज हमारा साथ दे। तो पॉलिटिकल मामलात में मेरा नहीं ख्याल कि फौज ने अगर एक फैसला कर लिया तो उस पर कायम रहना चाहिए। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस ज़मन में अगले चीफ के लिए, जो कि बाद में आपके किसी सवाल के जवाब में मैं बताऊंगा। सर, मैं अगले सवाल पे ही आ जाता हूं। सर, नए चीफ की अपॉइंटमेंट एक, अब ये जो आपने पहले पॉइंट उठाया ये हम वैसे डिस्कस भी कर रहे थे। सर, नए चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर अभी जो खान साहब का व्यू है, जो आपका व्यू है, ये बहुत सारे लोगों का यही व्यू है कि जी नवाज शरीफ साहब का इसमें किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, एक रियलिटी ये है कि उनका किरदार रहा है। आज भी लंदन ही बैठ के पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी बड़ा गलत हो रहा है, बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहते हैं बहुत गलत हो रहा है। लेकिन सर, ये हकीकत है, इसको अब कौन चेंज करेगा? अगर दूसरी साइड समझेगी नहीं इस चीज को और फिर ड्रैग डाउन किया जाएगा चीजों को, तो फिर क्या इसका हल होगा? देखें, वो समझे या ना समझे, इतना मुझे मालूम है कि अगर कोई ये समझता है कि बैरून मुल्क बैठकर उसको मुकम्मल तौर पर इदराक है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे मामला चल रहे हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, हो सकती है। दूसरी बात मैंने पहले भी कर दी कि अगर 3-4 दफ़ा चीफ अपॉइंट करने के बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा कि इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अक्सर वही आपके लिए अच्छे साबित नहीं होते, तो फिर उनकी मर्जी है।
बल्कि उनको तो चाहिए इस दफा जो उनको सबसे अच्छा नहीं लगता उसको चीफ बना के देखें, शायद ज्यादा फायदा हो उनको। सर ये नए चीफ की अपॉइंटमेंट नामजद करना है और जो भी है वो अगर कर भी तो वो तो ऑब्वियसली जब जनरल बाजवा विल रिटायर आफ्टर 3 वीक्स वो तभी उन्होंने चार्ज लेना है। आज भी उस चीज में डिले अगले हफ्ते आएंगे फिर ये होगा, क्यों इतनी रुकावट किस चीज की है, क्या सोचा जा रहा है, क्या लगता है आपको? जी, मैं आपका मतलब इतनी जल्दबाजी क्या है, ये आप पूछना चाह रहे हैं? जी इतनी जल्दी वो क्यों कर रहे हैं? जी मैं सही कह रहे हैं आप कि देखें ये मामला तो सिर्फ 3 दिन में मुकम्मल होता है। जब मिसाल के तौर पे अगर मौजूदा चीफ ने 29 या 27 को रिटायर होना है तो 2-3 दिन पहले समरी चलती है और बाय हैंड सब कुछ होता है और विदिन 24 आवर्स सारे दस्तखत हो जाते हैं, क्योंकि पहले से लोगों ने सोचो विचार तो की होती है और इसमें कोई देर नहीं लगती। अब मुझे नहीं पता कि ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं और इतनी अफवाहें क्यों उड़ी, उसी वजह से जनरल बाजवा को अपने अलविदाई दौरे भी शुरू करने पड़े। मैं आपको एक जुमला सिर्फ कहूँगा, उसके अंदर मुज़मिर है वो तमाम बातें, समझने वाले समझ जाएंगे और जिनको कुछ मालूमात है वो कर लेंगे, इससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं पाऊँगा। देखिए, जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर होना है, उस दिन जो हाजिर सर्विस 3 स्टार सीनियरिटी वाइज एंड क्वालिफाइड, 3 चीजें बता रहा हूं, हाजिर सर्विस 3 स्टार क्वालिफाइड सीनियरिटी वाइज, उनके नाम जाएंगे और मेरे अपने हिसाब में वो सब 19, 20, 19.5, 19.25, 19.25 एक जैसे हैं। जिसको भी वो लगा देंगे वो वही काम करेगा जो मुल्क के लिए अच्छा है, जो फौज के लिए अच्छा है। आपने 3 पॉइंट्स बताए जिसके अंदर आपने सर्विंग का भी वर्ड इस्तेमाल किया, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आई कैन रीड व्हाट यू आर सेइंग। 3 स्टार और क्वालिफाइड तो बिल्कुल ठीक। सर अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको लगता है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स पाकिस्तान के अंदर इस पूरे सिनेरियो में अब ठीक डायरेक्शन की तरफ होंगे या आपको लगता है इसी तरह ये जो इल्ज़ाम तराशी और ये सब कुछ जो कुछ इस वक्त एक सिचुएशन है ये क्रिएट रहेगी? जी देखिए, ये तो डिपेंड करता है 2 शख्सियात पे बहुत ज़्यादा, आने वाला वजीर आज़म और आने वाला चीफ। उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी सिर्फ एक चीफ के उस पर नहीं चलती, साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारा इसमें इनपुट होता है, लेकिन चीफ की पर्सनैलिटी ज़रूर मैटर करती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, और इसके बाद हम ये भी बात कर सकते हैं कि उसको कब आना चाहिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है अगर वो अपनी कारकर्दगी दिखाए और अवाम के साथ इस तरीके से मुंसलिक हो कि अवाम की ताईद उसे हासिल हो और अवाम के लिए कुछ डिलीवर कर रहा हो, जैसे तालीम, जैसे इंसाफ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सेहत, ये बड़ी बड़ी 4 चीज़ों का नाम लिया है मैंने, ठीक, तो उसको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ठीक, आर्मी चीफ जरूर मदद करेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी फौज जो है ये आप रख ही तब सकते हैं जब आपके रिलेशंस ठीक हो। बिल्कुल ठीक, नेशन बिल्डिंग टास्क पर लगाएं। बिल्कुल सही। अगर आपने ये काम ना किया और ये फौज बड़े दिल जोई के साथ दिल जमई के साथ करेगी, ठीक, बशर्ते के कोई अच्छे तरीके से इनको हैंडल करे। सर 30 सेकंड्स, अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए और क्या नए आर्मी चीफ्स की तैनाती से ये जो मुतनाज़ा एक इशू हमारा हमने बना नजर आ रहा है, आपको लगता है ये खत्म होने जा रहा है? 30 सेकंड्स। जी, एक बड़ा ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में, और उसके बाद किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जब इतने लोग निकलते हैं किसी शख्स के साथ, तो मेरा ख्याल है कि स्नैप इलेक्शंस हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, तो आर्मी चीफ की तैनाती के फौरन बाद मेरी नज़र में इमीडिएट और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। सर 5 तब जाके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सर एक और जवाब, सिर्फ 10 सेकेंड्स, इमरान खान फौज को न्यूट्रल देखना चाहते हैं? जी, इमरान खान फौज को इस लिहाज से न्यूट्रल नहीं देखना चाहते कि जब किसी काम की जरूरत हो मुल्क के लिए तो वो फिर भी न्यूट्रल हो, ठीक, लेकिन इस लिहाज से न्यूट्रल जरूर देखना चाहते हैं मेरे ख्याल में कि पॉलिटिकली किसी की साइड ना लें। ओके, बिल्कुल, लेकिन वो ये भी चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में गलत है, कि जो उनके जहन में चीज है
उसकी तायद करें, बिल्कुल इसके लिए फौज तैयार नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, आपने देखा बड़े कैंडिड क्वेश्चंस की और उतना ही कैंडिड जवाब आया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे मंसूर आजम काजी को आज तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।